स्टूडियो में आभा जी, आभा बोधिसत्व जी, विमल किशोर जी और पंखुरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। और ये हम लोगों का मिलना एक साथ मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम लोग एक मकसद से इकट्ठे हुए हैं। हम लोग बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन अपनी तीनों जो हमारी कवित्री मेहमान हैं उनसे उनकी कविताएं भी हम सुनेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ। पंखुरी जी से पहले मैं शुरू करता हूँ। पंखुरी जी, जो मुझे जहां तक पता है आप ने कहानियां लिखी हैं। आपकी कहानियों पर पुरस्कार भी मिला है। आपने कविताएं लिखी, हिंदी में लिखी हैं, अंग्रेजी में लिखी हैं। तो जरा थोड़ा इसके अलावा भी थोड़ा बताइए अपने बारे में कि आपने कविताएं ज्यादा लिखी हैं कि कहानियां ज्यादा लिखी हैं? आजकल तो मैं कविताएं ही ज्यादा लिख रही हूँ। दरअसल मेरी रचना यात्रा की शुरुआत जो है वो कविता से हुई, और उसके बाद तत्काल ही मेरी कहानियां लिखने की भी बहुत इच्छा हुई। तो प्रकाशन का ये रहा दौर कि पहले कहानियों की किताबें आई। सबसे पहले मेरा कहानी संग्रह कोई भी दिन ज्ञानपीठ से 2000 में आया। तब मैं अमेरिका में ही रहती थी मेरे एक्स हस्बैंड के साथ। और उसके बाद 2008 में कस्साई कोहिनूर, जिसका विमोचन रविंद्र कालिया ने किया था, ये भी ज्ञानपीठ से कहानी संग्रह आया। तो संग्रह अभी तक 2 ही आए हैं कहानियों के। और उसके बाद फिर मैं कनाडा में थी अपनी पीएचडी के सिलसिले में, और उस बीच लेखन बिल्कुल नहीं हो पाया क्योंकि उनका बड़ा रिगरस रूटीन था। मैं इतिहास में और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में प्रॉफिट्स ऑफ द एम्पायर के विषय पे शोध कर रही थी। उसको अभी स्थगित छोड़ा है। इमिग्रेशन की बड़ी लड़ाई है मेरी, और वो मेरी कविताओं में, कहानियों में भी बहुत झलकती है। तो 2012 में मैं यूनिवर्सिटी से निकली और उसके बाद से मैं लेखन ही कर रही हूँ। बीच में थोड़े समय एक कॉलेज में पढ़ाया मुजफ्फरपुर में। थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग करती हूँ, थोड़े बहुत इंटरव्यूज किए शशि थरूर के, उस समय सिटिंग कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा के, और एक आध और मृदुला सिन्हा जी के जो तब गोवा की गवर्नर थी, और भी कुछ और कलाकारों के, देशी विदेशी। मैं अनुवाद भी बहुत करती हूँ। मेरी बहुत सी कविताओं के अनुवाद भी हुए हैं। लेकिन आजकल यही सब कर रही हूँ, लेखन, अनुवाद, थोड़ी बहुत फ्रीलांस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। अब मैं आभा जी का परिचय पहले आप लोगों को दे दूं। इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। इससे पहले ये ब्लॉग लिखती थी और कविताओं के प्रति मतलब इनका लगाव शुरू से रहा है। फिर इन्होंने कविताओं को इधर उधर अपनी पत्रिकाओं में भेजना शुरू किया, तो काफी लगभग हर प्रमुख पत्रिका में इनकी कविताएं छपी। इन्होंने नवभारत टाइम्स मुंबई में करीब 30 साहित्यकारों के साक्षात्कार लिए हैं जो प्रकाशित हुए हैं वहां पर। टीवी सीरियल में भी इन्होंने कहानी लिखी है और गीत लिखे हैं। एक रेडियो रूपक पर भी में भी इन्होंने मतलब लेखन किया है, वो धारावाहिक लेखन किया है। और फिल्म को पोस्ट ग्रेजुएट में इन्होंने कोई फिल्म है उसमें इन्होंने डायलॉग लिखे हैं। और पहले ये अध्यापिका थी और उसके बाद से अब आजकल एकदम फ्रीलांसिंग कर रही हैं। आभा जी, इसके अलावा थोड़ा आप मुझे बताइए कि कविताओं के प्रति आपका रुझान कैसे शुरू हुआ। निरंतर कविताएं आप लिख रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो कविता जैसे सूझती रहती थी, लिखती रहती थी, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे भाई निशीत कुमार हैं, जिनको कि मैंने लिखकर, मेरे और बड़े भाई हैं तो उनको भी लिखकर सुनाया। तो मेरा बड़ा भाई, चूंकि मैं उसको पिता की तरह मानती थी, तो वो जो कह देता था वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। तो मैं लिखती रही तो बोलता था इसका दिमाग सही है क्या अम्मा। तो मैंने छोड़ दिया लिखना कि ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया बहुत दुरुस्त नहीं है, इस तरह की बातें। तो जिसको आदमी सब कुछ मानता हो, पिता से भी बढ़ के मानता हो, उसकी बात सही लगी। कुछ दिनों बाद मेरे भाई निशीत को भी मैंने सुनाया, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया। खूटियों पर टंगे लोग, मुझे सरस्वती का संग्रह, कविता संग्रह, वो भेंट किया मेरे जन्मदिन पर, और ये कहा कि लिखती रहिए।
तो और फिर मैं उनको सुनाने लगी लिख लिख के, तो वो बताते थे कि हाँ इस पर काम करिए, इस कविता पर, और ये कविता सही है, इसको थोड़ा यहाँ वैसे कर लीजिए। मतलब एक तरीके से वो मेरे लेखन के स्रोत रहे, और मैं 11वीं से लिख रही हूँ और शांता सुखाई लिखती रही। 2007 में ब्लॉग के लोगों से मेरा संपर्क हुआ, बोधी का भी ब्लॉग था, तो इनके मित्र ने कहा कि इसका भी ब्लॉग खुलवा दो, ये भी लिखे। तो वहां से फिर कविता की डिमांड हुई ब्लॉग से पढ़कर। रवींद्र कालिया जी ने फिर कविता मांगा और वो छपी। उसके बाद वागड़, इधर उधर, जनसत्ता, सब जगह से मांग आई कविताओं की। इतना ही नहीं है, मैं इंतजार करती रही कि संकलन जब मांगा जाएगा तभी दूंगी, नहीं तो मैं जैसे हूँ ठीक हूँ। तो वाणी के अरुण जी ने भी मांगा और 1-2-3 साल लग गया उसको भी देने में मुझे इकट्ठा करके। हाल की हूँ मैं। तो ये सब इस तरह से फिर 2019 में मेरा, अभी पिछले साल ही संग्रह आया है, इतने दिन से लिखते हुए। तो ये भी मानती हूँ कि जब जब जो जो होना होता है तभी होता है वो। और बस इतना ही है मेरा। संग्रह संग्रह का नाम मेरे आपके संग्रह का नाम है सीता नहीं, सीता। सीता नहीं मैं। अब हम विमल जी से बात करेंगे। विमल जी से मेरा बहुत पुराना परिचय रहा है और सांस्कृतिक संगठन के सिलसिले में, सांस्कृतिक आंदोलनों के सिलसिले में अक्सर इनसे मुलाकात होती थी, बल्कि मैं इनका इनका अतिथि बन के वहाँ रहता था। और कम बोलती थी, इनकी इनकी जिम्मेदारी सिर्फ थी हम लोग मतलब हमें हमारे जैसे कई मेहमानों को खाना खिलाना, खाना पीने की चिंता करना, चाय पिलाना समय पर। फिर ये धीरे धीरे महिला संगठनों से जुड़ी, इन्होंने समाज सेवा करना शुरू किया। फिर महिला संगठनों से जुड़कर इन्होंने थोड़ी बहुत राजनीति भी की और अब आजकल कविताएं खूब लिख रही हैं। और मैं विमल जी से अपनी जानना अपना चाहता परिचय दे दूं, मैं विमल किशोर हूँ और संगठन, महिला प्रगतिशील महिला संगठन से मैं काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। और मैं उस आंदोलन से जुड़ने के बाद मैं डोर टू डोर जा करके जमीनी स्तर पर मैंने काम किया है। और आपको याद होगा कि अब पटना में जब जन संस्कृति मंच का गठन भी नहीं हुआ था, तब से मेरा परिचय आपका था। और मैं आपके साथ साहित्यिक परिचर्चा भी करती थी। आपने मुझे बहुत रास्ता दिखाया वैचारिक स्तर पर भी, और आपसे मुझे अनुभव भी मिला। दूसरी बार मैं आपसे गोरखपुर में 2 बार आपसे मिली, का नाटक भी मैंने देखा। इन सब से परिचय जो हुआ सबका और जो अनुभव हुआ, मैंने उसी समय से सन 85 यानी 85 से मैं साहित्यिक वैचारिक स्तर पर मैं जुड़ती गई। तो और उसी समय से मैं कुछ न कुछ कहानियां, नाटक, जैसे क्या कहते, चौथे अब्बा, मैंने नाटक भी उसका रूपांतर किया कहानी का। और लंबे समय से मैंने लेखन में जुड़ी गई, यानी कि मैं कविताएं भी लिखती थी, कहानियां भी लिखती थी, और कभी कभी नाटक भी। और नाटक देखते देखते मुझे हमेशा लेखन के प्रति मुझे मेरा जुड़ाव रहा। बाद में बाद में मैंने जश्न से जुड़ी बाद में मैं जश्न से जुड़ी। जश्न से जुड़ने के बाद मेरा रुझान गंभीरता से, सघनता से कविताओं से जुड़ गया मेरा रुझान। तो मैं कविताएं तब से, मैं समझती हूँ कि कविताएं मैं बहुत दिनों से लिख रही थी, लंबे समय से, लेकिन वो सघनता और वैचारिक स्तर पर दो, 2-3 साल से मैं जुड़ गई। तो मेरे ख्याल से जो मेरी कविता संग्रह है पंख खोलूं उड़ चलूं, वो पिछले साल इतने जमाने के बाद, इतने समय, लंबे समय के बाद मेरा जो ये संग्रह है पंख खोलूं उड़ चलूं, पिछले साल दिसंबर में आया। तब से मेरा थोड़ा उत्साह भी बढ़ा, और लोगों से, आप जैसे लोगों से, पंकुरी सिन्हा से भी मैं बहुत फेसबुक के जरिए काफी मिली।
तो मुझे मेरा उत्साह बढ़ता गया और मैं गंभीरता से जुड़ती गई। बस मेरा यही छोटा सा परिचय है। तो अब आप आगे आप बताइए। आप अब तो अभी समीक्षाएं भी लिख रही हैं। आपने युवा कथा लेखिका सीमा आजाद की किताब की समीक्षा की है। मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरी भी किताब की समीक्षा की है। तो जी, मैंने समीक्षा कम से कम 8-10 समीक्षा मैंने अभी तक कर चुकी है। तो सबसे पहले मैं जोशी मानी की कहानी संग्रह पर मैंने, कहानी नहीं उपन्यास था वो, उस उपन्यास पर सबसे पहले मैंने एक समीक्षा लिखी थी। उसके अलावा स्मृत चिट्ठाई थी। उत्तर प्रदेश में ये समीक्षा छप भी थी और आधारशिला में भी छपी थी। दूसरी चीज मैं उसके बाद मैं इनकी क्या कहते हैं, स्मृत चुगताई की कहानी संग्रह पर मैंने शुरुआती दिनों में वही समीक्षा मैंने लिखा। उसके बाद ये देवनाथ जी की गजल संग्रह पर समीक्षा लिखी। यानी कि समीक्षा लिखते लिखते कम से कम मेरे आंकड़ा तो मेरा 8-10 हो गया होगा। 8-10 समीक्षाएं मैंने लिख ली और कई जगह छपी भी। आप रेवान पत्रिका की जी रेवान हाँ, पत्रिका की रेवान की सह संयोजक भी हूँ, मैं सह संपादक भी हूँ। तो इस तरह से मेरा लेखन कार्य चलता रहा है और अभी तक चल रहा है। और आप लोगों का उत्साह प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे भी चलेगा। तो बस मेरा यही छोटा सा परिचय है। चलिए बढ़िया है। और अब हम काव्य गोष्ठी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका तरीका ऐसा रहेगा कि पहले हम हर कवित्री से 2-2 कविताएं सुनेंगे। उसके बाद से फिर 1 या 2 कविताएं दूसरे दौर में सुनेंगे। ठीक है। लंबी कविता होगी तो दूसरे दौर में सिर्फ 1 कविता सुनेंगे। समय का तो स्ट्रेन तो आप समझ ही रहे हैं कि होता ही है। जी जी। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं कि हम लोगों में सबसे युवा जो हैं अभी, पंखुरी सिन्हा जी, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी 2 कविताएं सुनाएं। जी धन्यवाद। हाँ मैं जी ये कविताएं अपने नवीनतम कविता संग्रह ओसे सुबह से पढ़ रही हूँ। ये अभी अभी आया लोकोदय प्रकाशन लखनऊ से, और इसके आते ही लॉकडाउन शुरू हो गया तो बड़ा अच्छा ये मौका है मेरे लिए। कुछ एक कविताएं और मैं प्रकृति विषयक सुनाऊंगी। ये मेरा चौथा कविता संग्रह है, जल्दी जल्दी मैं कह दूं। और इससे पहले एक साहित्य भंडार से आया और 2 कविताओं का संग्रह बोधी से आया, एक जिसको बिहार से पांडुलिपि अनुदान भी मिला था। और इन्हीं में वो कविताएं भी संग्रहित हैं जो कुछ पुरस्कृत भी हुई हैं। तो ये बिल्कुल नई कविताएं हैं, कुछ इधर उधर छपी भी होंगी। प्रकृति विषयक कविताएं। और जो पहली मैं पढ़ रही हूँ वो नदी के विषय में है, नदी के मिजाज के विषय में, और ज्यादा बाढ़ की बात कहती हुई सुनाई देती है। लेकिन इसमें आप प्रकृति के साथ की गई वो छेड़छाड़, उसकी बेचारगी भी देख सकते हैं जिसकी वजह से ये कोरोना को हम झेल रहे हैं। कविता का शीर्षक है नदी का बिगड़ना। नदी का बिगड़ना हमेशा उसका नाराज होना नहीं होता। कई बार असहाय निरुपाय हो जाती है नदी, और लड़कियों की आंखों के डबडबा जाने, छलक आने, बह जाने की तरह नदी तोड़ती है अपने किनारे और बह जाती है लोगों के घरों, उनके मोहल्लों में। कई बार उस बूढ़ी औरत की तरह जो उठकर अपनी राह नहीं ले सकती, लाठी के सहारे भी नहीं। नदी का बिगड़ना कई बार उसका नाराज होना नहीं होता। नदी के कहर कई बार उसके बस में नहीं होते। वाह वाह, ये थी कविता। बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत क्या अच्छा। बात, शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, शुक्रिया सभी दोस्तों को। अगली कविता जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो चिड़ियों को लेके है। इसका शीर्षक है चिड़ियों के लिए निमंत्रण पत्र। चिड़ियों को नहीं भेजने होते कबूतरों के गुलाबी पैरों में बांधकर निमंत्रण पत्र, केवल पेड़ लगा देने से वो चली आती है। वो सारी आत्मीयता लिए जो प्राकृतिक है और सहज
कोई राजनीति नहीं। उनकी बुलाहट की तस्वीरों का सारा सौंदर्य लिए वो चले आते हैं विदेशी तस्वीरों जैसे हमिंग बर्ड, चमकीले रंगों वाले, अजब रंगों वाले, जिनका पराग का पान करते हवा में उड़ना होता है जादू के खेल का देखना। पंजे उठाए या उठाए अपने पैर, डैने फड़फड़ाते नहीं पसारते, बिन पसरा उड़ने का जादू का खेल। अकेले बस में करती चिड़िया जादूगरनी, चुराती मेरा शहर, मेरा बगीचा, मेरा दिन। आंखें उसकी मोहताज लगा कर पेड़, इंतजार उसका फूलों का भी दोहरा इंतजार, अकेला इंतजार। आएगी वाह जो कभी जोड़े में नहीं आती, गर्वीली हठीली चिड़िया। आते हैं सत भैये जो कभी अकेले नहीं आते, कभी अकेला नहीं आता घुघू पक्षी का झुंड, आता है 7 की संख्या में सब जानते। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुझे चिड़ियों से बहुत प्यार। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद बहुत। प्रकृति किसको लगाव नहीं होता प्रकृति से। और अब मैं विमल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी 2 कविताएं प्रस्तुत करें। जी, मैं अपने ये कविता संग्रह से एक कविता सुना रही हूँ, उसके बाद ये उत्सव 2 कविता इससे। ठीक 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 ठीक। सुनाइए विमल जी, इरशाद। पहली पंक्ति में सुना दे रहे हैं। फिर खिल उठेंगे जी, तुम लाख चाहो, तुम लाख चाहो हरियाली को नष्ट करना, तुम लाख चाहो हरियाली को नष्ट करना, शहर को बदरंग कर उसे पत्थर में उसे पत्थर में बना देना। तुम लाख चाहो हरियाली को नष्ट करना, शहर को बदरंग कर उसे पत्थर का बना देना। धरती की पथरीली धरती भी पथरीली ऐसी कि उसका अंतर पानी के लिए तरस जाए। धरती भी पथरीली ऐसी कि उसका अंतर भी पानी के लिए तरस जाए, आत्मा प्यासी रह जाए। मगर तुम्हें नहीं मालूम कि पत्थरों के नीचे दबी धरती चुप नहीं रहेगी। पत्थरों के नीचे दबी धरती चुप नहीं बैठेगी, निरंतर जारी रहेगा उसका सृजन, निरंतर जारी रहेगा उसका सृजन। वह झांक रही है पत्थरों के बीच से, प्रस्फुटित है उसका गगन। ये जो पेड़ खड़े हैं, ये जो पेड़ खड़े घने, इनकी बहुत गहरी है जड़ें, धसी है धरती में बहुत गहरे, धसी है धरती में बहुत गहरे। वहीं से मिलता है इन्हें खुराक, वहीं से मिलता है इन्हें खुराक, खाद पानी। उस तुम्हारी बदरंग दुनिया को रंगीन बनाने, तुम्हारी बदरंग दुनिया को रंगीन बनाने, इनके तन बदन पर खिले हैं, इनके तन बदन पर खिले हैं रंग बिरंगे फूल, इनके तन बदन पर खिले हैं रंग बिरंगे फूल, मौसमी फल। ये बिखेर रहे हैं अपने बीज, ये बिखेर रहे हैं अपने बीज। कहाँ तक रोकोगे, कहाँ तक रोकोगे? बहेंगे पानी के साथ, उड़ेंगे हवा के संग, कहीं कहीं न कहीं मिलेगी इन्हें धरती, कहीं न कहीं इन्हें मिलेगी धरती, तुम्हारी कोशिशों को नाकाम करते। ये फिर खिल उठेंगे, ये फिर खिल उठेंगे धरती को हरा भरा करते। ये गाएंगे महेश्वर के भी।
सृष्टि बीज का नाश न हो, सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत, कल का गीत लिए होठों पर, आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। मेरी एक और वाह छोटी सी वाह, कविता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता। बहुत खूब। मैं एक प्रेरणा से आपको कविता सुना रही हूँ, छोटी सी है। मन में कसक है कि कुछ न कर पाने की, मन में कसक है कि कुछ न कर पाने की। सोचती हूँ, सोचती हूँ कि क्या जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, सोचती हूँ कि क्या जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। निरुद्देश्य विचार, तरह तरह के ख्याल अवसाद से भर देते हैं। तभी एक घटना ने, तभी एक घटना ने जीवन में मचा दिया उथल पुथल। मेरी मुलाकात एक औरत से हुई, मेरी मुलाकात एक औरत से हुई, जिसके पास एक हाथ और एक पैर था। उसकी जिंदगी व्हील चेयर पर सिमटी थी, उसकी जिंदगी व्हील चेयर पर सिमटी थी, पर वह निराश नहीं थी, पर वह निराश नहीं थी। किताब, किताबें उसकी दोस्त थी, किताबें उसकी दोस्त थी। कलम और कागज भावों को व्यक्त करने के माध्यम से, कलम और कागज भावों को व्यक्त करने के माध्यम से उसे जिंदगी से, उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वह गुनगुनाती और अपने आस पास को ताजगी से भर देती, वह गुनगुनाती और अपने आस पास की ताजगी से भर देती। वह जब भी मिली, वह जब भी मिली मुस्कुराते हुए मिली, जिंदगी में नया रंग भरते हुए, जिंदगी में नया रंग भरते हुए मिली। उसने यह एहसास पैदा किया कि उम्र की सीमा, उसने यह एहसास पैदा किया कि उम्र की सीमा कोई बाधा नहीं, अपाहिज होना कोई बीमारी नहीं। मैंने जाना, मैंने जाना उसके जिंदगी के मायने, मैंने जाना उसके जिंदगी के मायने। अब जब भी निराश होती हूँ, अब जब भी निराश होती हूँ, उसका मुस्कुराना, उसका मुस्कुराता गुनगुनाता चेहरा मेरे सामने होता है, उसका गुनगुनाना मुस्कुराना उसका चेहरा मेरे सामने होता है। मैं उसका क्या गुनगुनाना मुस्कुराना मेरे सामने होता है। तो वाह, मेरी ये दो कविता संग्रह से थी। बहुत सुंदर। अब हाँ मैं चाहूंगी कि आभा जी से सुनूं। हाँ हाँ, अब आभा जी का की तरफ मैं माइक कर रहा हूँ। जी, वो जैसे शामे गजल होती ना, तो वो बोलते हैं क्षमा अब आभा जी की तरफ किया जा रहा है। आभा जी, आप अनुरोध है कि आप बहुत दो बहुत कविताएं शुक्रिया। सुनाएं इस दौर में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि ये और संसार प्रेम के बिना असंभव है, कविता भी मुझे लगता है उसमें प्रेम जरूरी है, उस पर लिखना चाहिए। और साथ ही आज का जो माहौल है, देश के जो हालात हैं, मेरी बिटिया अम्मी मेरी एक कविता को बार बार हंस के और सीरियसली कोट करती रहती है, देश गर्त में है। तो मैं ये एक प्रेम कविता और एक राजनीतिक कविता पहले पढ़ती हूँ, राजनीति पर, किसी संग्रह से, सीता नहीं वैसे। तो पहली प्रेम कविता है यहाँ। यहाँ नदी किनारे मेरा घर है, यहाँ नदी किनारे मेरा घर है, घर की परछाई बनती है नदी में। वाह रोज जाती हूँ सुबह शाम भोर साँझ नहाने गंगा में, गंगा से मांगती हूँ मनौती, गंगा से मांगती हूँ मनौती, एक बार देख पाऊँ तुम्हें फिर, एक बार छू पाऊँ तुम्हें फिर, एक बार देख पाऊँ तुम्हें फिर, एक बार छू पाऊँ तुम्हें फिर, एक बार पूछ पाऊँ तुमसे,
कि कभी मेरी सुध आती है। गंगा गंगा कब सुनेंगी मेरी बातें, कब पूरी होगी मेरी मनोकामना। ऐसी कुछ कठिन मांग तो नहीं है सब, ऐसी कुछ कठिन मांग तो नहीं है सब। यदि कठिन है तो मांगती हूँ, यदि कठिन है तो मांगती हूँ गंगा से कुछ आसान, कि किसी जन्म हम तुम एक ही खेत में दूब बनकर उगे। तुम्हारी भी कोई इच्छा हो अधूरी, तुम्हारी भी कोई इच्छा हो अधूरी, तो मैं मांग लूं गंगा से मनौती। गंगा गंगा मेरी सुनती है। वाह, क्या क्या बात है, बहुत गहरी कविता है। हाँ, अब दूसरी कविता। हाँ, हाँ, अब दूसरी कविता भी इसलिए पढ़ रही हूँ कि बार बार आज देश का माहौल इतना खराब है, और बिटिया बार बार इसको वो करती कि मुझे तुम्हारी ये कविता याद है, मैं भी सुना सकती हूँ तुम्हारी ये कविता। मैं सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है देश गर्त में। देश गर्त में है, देश गर्त में गिर रहा है। उसके पहले घर गिरा गर्त में, फिर गिरा पड़ोस, फिर बारी समाज के गर्त में गिरने की थी। समाज गिरा भी, समाज गिरा भी जितना गिर सकता था। अब अब बारी थी देश के गर्त में गिरने की। उसके पहले नेता गिरे, और गिरे गिरे बयान देने लगे अपना अपना। वाह, हम घर बचाने की जुगत में जुटे अपना अपना। पर अब मुश्किल था घर सहित देश को बचा पाना। बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। ऐसे में कुछ भी गर्त में गिरे बिना नहीं रह सकता था। ऐसे में गर्त में गिरे बिना कुछ भी नहीं रह सकता था। सो सबको गिरते देखा, सब लोगों ने, पड़ोस ने, समाज ने, फिर देश ने भी। अब बाकी था तो मन बहलाव के लिए खेल, देश बचाने का खेल, जनता के लिए। क्योंकि क्योंकि जनता खुश रहना चाहती थी हर हाल में। हम खेलने लगे खेल, हम खेलने लगे खेल, कि शायद खेल खेल में बन जाए बात। जैसे खेल खेल कर फुसलाते हैं बच्चों को, शायद देश भी बहल जाए, शायद देश भी बहल जाए। गर्त में गिरने से संभल जाए। हमने खेला खेल, चिड़िया उड़, पतंग उड़, आतंकवाद उड़, बेईमानी उड़, नेता उड़, झूठ उड़। अगर खेल खेल में यह सब नहीं हुआ तो हम खेलेंगे घर उड़, देश उड़। अगर खेल खेल में यह सब नहीं हुआ तो हम खेलेंगे खेल, घर उड़, देश उड़। होता सचमुच सब कुछ खेल जैसा, यदि होता सब कुछ खेल जैसा, हम जिसे उड़ा पाते उड़ जाता, हम जिसे बचा पाते बच जाता।
यही सोच कर हम बहुत सारे खेल खेल रहे हैं तब से अब तक। यह खेल चलेगा ना जाने कब तक। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बहुत भावात्मक कविता थी, बहुत अच्छी बहुत बात, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात। कविता थी। अब हम लोग दूसरे दूसरे दौर की तरफ चलेंगे, और अभी टाइम है। अगर लंबी कविता है तो एक कविता सुनेंगे, अगर थोड़ी छोटी छोटी है तो दो और सुन सकते हैं, है ना। शुरुआत फिर से पंखुरी जी से करते हैं। पंखुरी जी की कविताएं प्रकृति से अब प्रकृति पर ही रहेगी कि और किसी दूसरे दायरे में जाएगी? जी, मैंने चूंकि लगभग छोटी छोटी ही कविताएं पढ़ी थी, इसलिए अगर आप कहेंगे तो दो सुना दूंगी, लेकिन पहले एक तो पढ़ूं। इसका शीर्षक है, मैं फिर से प्रकृति वाली ही सुना रही हूँ। वाष्प बन गए पानी का तापमान। वाष्प बन गए पानी का जो मापते हैं तापमान, वो पागल नहीं है। वाष्प बन गए पानी का जो मापते हैं तापमान, वो पागल नहीं है। वो भी पागल नहीं पूर्वोत्तर वाले जो कहते हैं सरकार उनकी नहीं है, वो बात नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी राजनीतिक कविता है, काफी हद तक प्रकृति जो है वो अधिकांशतः सरकार की नीतियों से जुड़ जाती है, तो वैसी कविता है। वो भी पागल नहीं पूर्वोत्तर वाले जो कहते हैं सरकार उनकी नहीं है, वो बात नहीं करेंगे, जबकि बाकी के देश को लगता है पूर्वोत्तर के नाज नखरे उठाने को हर घड़ी तत्पर रहती है उनकी तथाकथित अपनी सरकार। कितनी सुरक्षित है उनकी प्राकृतिक संपदाएं, उनकी नदियां, उनके पहाड़ों में उनके खनिज, चट्टानों पर उनके पेड़। कितना हरा भरा है पूर्वोत्तर का अलगाव, कितना हरा भरा है पूर्वोत्तर का अलगाव हमसे, और हमारे मैदानों में भाप बन गई नदी का पता ढूंढने वाले भी पागल कहलाने। ये जो प्रकृति विषयक उदासीनता है आम जीवन में, उसको लेकर के मैंने लिखी है। दूसरी में भी कुछ राजनीतिक भी। मैं, इजाजत है मैं एक और पढ़ दूं? हाँ 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 हाँ, जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दूसरी में भी थोड़े से राजनीतिक बिंब हैं, और ये भी किसानों को लेकर के है। हंसिया का यूं छूट जाना। रात में हंसिया बाहर छूट गया था, सो जाने पर यानी बिस्तर में घुस जाने पर, मसहरी टाँक देने पर, अंधेरा हो जाने पर, हाथ पैर समेट लेने पर, लगभग आंखें भी बंद कर लेने पर उसका छूटना याद आया। उसका छूटना याद आया। अजब चीज है नींद, अजब चीज है नींद, या याददाश्त या आश्वस्ति, और हंसिया जैसी चीज का बाहर छूट जाना, जिसके अर्थ चंद्राकार धातु के मूठ की लकड़ी के भी चोरी हो जाने की संभावनाएं अधिक हैं। बाजार में इन चीजों की कीमत ईमान से कहीं ज्यादा है, पर हंसुआ फिर भी खतरनाक चीज है। उस पर ज्यादा नजर आते हैं उंगलियों के निशान। अगर वह छूट गया हो पालक और मूली के खेत में, टमाटर के 4 नए पौधों के बीच, तो बहुत नेक बातें नहीं कहता था हंसिया का यूं छूटना नए मालिक के बारे में। नया नया ही आया था हंसिया उसके हाथों में। उसे नहीं था अभ्यास बीघों में फसल काटने का। उसकी मिल्कियत 2-4 गूथे हुए पेड़ों के ऊपर पोए और नीचे बथुआ के पत्ते थे। पर हंसिया का यूं छूट जाना और याद आने पर भी बाहर से भीतर न ला पाना, और याद आने पर भी बाहर से भीतर न ला पाना, अजब चीज है अंधेरा और रात, और बहुत नया है लड़कियों का अपने तई खेती में आना, और बहुत नया है लड़कियों का अपने तई खेती में। वाह, शुक्रिया दोस्तों, एक मैंने यहाँ बहुत कोशिश की। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। राजनीतिक बिंब लेके कुछ लिखूं? नहीं नहीं, हर कविता, और सुनाओ क्या?
हर कविता की एक राजनीति होती है, ऐसा नहीं है। अगर राजनीति बिंब नहीं है तब भी वो कविता राजनीतिक होती है। चलिए अभी अभी जरा दो तो और सुनाइए। एक एक दौर अभी खत्म हो जी जाए, फिर एक दौर खत्म हो जाए तो फिर एक कविता और सुन लेंगे, टाइम बचेगा तो। जी जी जी। विमल जी कुछ कह रही थी आप? नहीं, मैं कह रही थी कि आप इजाजत दे तो पंखुड़ी की एक कविता और सुना दे। हाँ नहीं, अभी टाइम होगा, अभी एक आखिरी दौर में सुनेंगे। ठीक हाँ ठीक, ओके। हाँ। अब विमल जी आप सुनाइए कविताएं। ठीक है। पिछले दिनों जो सीए और एनआरसी के विरोध में महिलाएं शाहीन बाग में दिल्ली में बैठी थी, उन्हीं दिनों की ये कविता मैंने उस समय लिखी थी। तो शाहीन बाग की औरतें मैं सुनाना चाहती हूँ। उसमें हाड़ कपाती ठंड को धक्का बताती, हाड़ कपाती ठंड को धक्का बताती, अंधेरे को चीरती, रोशनी बिखेरती, दिल्ली के शाहीन बाग में बैठी है औरतें। अंधेरे को चीरती, रोशनी बिखेरती, दिल्ली की शाहीन बाग में बैठी हैं औरतें। उनका आंदोलन चल रहा है। वे पर्दे में रहती थी, वे पर्दे में रहती थी, हजार बंदिशें थी। नहीं जानती है राजनीति के खेल, नहीं जानती है राजनीति के खेल उठा पटक, बस बस जानती है अपनी आजादी, हक हकूक जो छीनी जा रही है, जो छीनी जा रही है, छीना जा रहा है उनसे उनका देश, जो छीनी जा रही है, छीना जा रहा है उनसे उनका देश। वे बेइंतहा प्यार करती हैं, वे बेइंतहा प्यार करती हैं इस प्यारी धरती को, जिसमें सुपुर्दे खाक हुए हैं उनके पुरखे, जिसमें सुपुर्दे खाक हुए हैं उनके पुरखे। गंगा भी अपनी, गंगा भी अपनी, यमुना भी अपनी, कोई कैसे बेदखल कर सकता है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इसी धरती में समाएंगे। वे गुस्से से निकली है, वे गुस्से से निकली है, संकल्प के साथ घर से बाहर निकली है, संकल्प के साथ घर से बाहर निकली है। आ गई है सड़क पर, आ गया है उनका पूरा परिवार। वे यही बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें शीत से बचाती हैं। यही बस गया है उनका घर, यही बस गया है उनका घर। वे गीत गाती हैं, वे गीत गाती हैं फैज के कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे। उनके साथ कैफी, दुष्यंत सब है उनकी जवान पर। वे शलभ को गाती हैं, नारे लगाती हैं, इनकलाब जिंदाबाद। उनके हाथों में तिरंगा है, उनके हाथों में तिरंगा है, दिल में गांधी और अम्बेडकर भी है, जज्बे में भगत सिंह है। उनके पास सवाल है, उनके पास सवाल है, 10 सवाल है, और देश के हुक्मरानों के पास कोई जवाब नहीं। वे उठ खड़ी हुई हैं, वे उठ खड़ी हुई हैं उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने छीना है उनकी जिंदगी का सुकून, सुख चैन और भाईचारा। मजहब की दीवार ढह रही है यहाँ, मजहब की दीवार ढह रही है यहाँ। उन्होंने बनाया है अपने आंचल को अपना परिचय, उससे छिटक रही है, उससे छिटक रही है प्रेम की सतरंगी छटा, उससे छिटक रही है प्रेम की सतरंगी छटा। इस काली रात को चीरती उदित हो रहा है इंद्रधनुष, इस काली रात को चीरता उदित हो रहा है इंद्रधनुष। शाहीन बाग में बैठी है औरतें, उनका आंदोलन चल रहा है। वे एक नहीं हजारों में है, शाहीन बागी एक नहीं सैकड़ों में है। यहाँ भी है शाहीन बाग, यहाँ भी है शाहीन बाग,
वहां भी है शाहीन बाग। उजियारी गांव में है शाहीन बाग। घंटा घर में है शाहीन बाग। हिंदुस्तान में गूंजेगा शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। तो ये मेरी एक वाह, लंबी कविता। अगर इजाजत हो तो एक अपने बहुत संग्रह से एक कविता सुनाओ। चलिए थोड़ी सुना दीजिए। हाँ, सुना सुना दीजिए, दो। सुना दीजिए। हाँ हाँ। घड़ी की सुइयों पर टिकी जिंदगी, ये संग्रह से एक कविता है। स्त्री की दर्द, स्त्री की पीड़ा है इसमें। घड़ी की सुइयों पर टिकी आंखें मुझे बेचैन करती हैं, निर्धारित करती हैं, नियंत्रित करती हैं जिंदगी के हर लम्हे को। मेरी दिनचर्या हो या जीवनचर्या, सबको बांधती है घड़ी की सुइयां। मैं अपने सपनों को पंख देना चाहती हूँ, मैं अपने सपनों को पंख देना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, उड़ उड़ वहां पहुंचना चाहती हूँ जो मन की चाहत है। उड़ उड़ वहां वाह, वाह, पहुंचना चाहती हूँ जो मन की चाहत है। मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं घर की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती हूँ। जिन्हें मेरा इंतजार है, मैं समाज में कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ जिन्हें मेरा इंतजार है। मैं समाज में कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। पर यह घड़ी पर यह घड़ी टिक टिक करती, हर घंटे टन टन करती, मुझे समय का एहसास कराती, हर हमेशा याद दिलाती कि किचन ही तुम्हारा घर है, यही है तुम्हारा आशियाना, परिवार, समाज और तुम्हारा तुम्हारा स्वर्ग इसी में सिमटी है, इसी में सिमटी है तुम्हारी दुनिया। घर परिवार का बोझ, दूध वाला, काम वाली, अखबार वाला, सफाई वाला, इस सब के साथ जितने लोग, उनकी फरमाइशें भी उतनी ही। और सारी दुश्चिंताओं का बोझ लिए इस घड़ी के साथ अपने को मिलाने में ही बीत रही है सारी उम्र। यह घड़ी यह घड़ी जो मुझे बांधे है, उसे पटक दूं, सब कुछ झटक दूं, मुक्त हो जाऊं, अपने सपनों को हवा दूं, अपने सपनों को हवा दूं, समय से निकलूं, पंख खोलूं, उड़ चलूं खुले आसमान, पंख वाह खोलूं, उड़ चलूं खुले वाह आसमान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये मेरी छोटी संग्रह की एक पहली, इसी नाम से मेरा ये संग्रह भी है। तो बस, और कहिए तो, और अब इनसे सुनो, आभा जी, आभा जी से। आभा जी, हाँ। आभा जी के पास एक फरमाइश भी आई हुई है। आभा जी की एक चर्चित कविता है पेड़। जी जी तो वो अगर सुना दे तो हमारे जी। जो एक पेड़ कोई सभी कविता है आपकी शायद। कौन? जी मेरी, हाँ पेड़ पर सुनाइए। अच्छा, तो तो मैं उसको अगली कविता में कर लेती हूँ, अगले सत्र में सुना देती हूँ। अभी जिस तरह से लोग अपनों से बिछुड़ रहे हैं, ट्रेन में कोई मर गया, कोई स्टेशन पर मर गया। अभी एक छोटा सा बच्चा, देखिए वो चित्र बहुत वायरल हो रहा है कि अपनी माँ का चादर खींच रहा है, उसको पता भी नहीं है कि इस दुनिया में नहीं है उसकी माँ। तो कैसे हम उन खोए हुए लोगों को बचा पाते हैं? कुछ लोगों के पास तो यह भी नहीं होगा। तो मैं ऐसी ऐसी एक कविता पढ़ती हूँ कि जब नहीं रहता है कोई अपना बहुत प्रिय, तो हम उसको किस रूप में अपने पास साथी के रूप में रख पाते हैं। कविता का शीर्षक है भाई की फोटो। मेरे पास एक फोटो है, मेरे बचपन की पहचान। जब तक रही मैं माँ के साथ, वह अक्सर दिखाती मुझे, कहती यह तुम हो और यह गुड्डू, तुम्हारा भाई जो नहीं रहा अब। अब माँ अक्सर और जब तक रोती है इस फोटो को देखकर, जबकि फोटो में हम भाई बहन हंसते थे बेहिसाब। अब माँ अक्सर और जब तक रोती है इस फोटो को देखकर, जबकि फोटो में
हम भाई बहन हंसते थे बेहिसाब। हालांकि भाई के साथ होने या हंसने का मुझे कोई याद नहीं। यह फोटो मैं ले आई मायके से ससुराल। यह फोटो मैं ले आई मायके से ससुराल, छिपाकर सबसे पहले रखा मैंने इसे किसी किसी तरह अपने बक्से में। जब घर के लोग मुझे लेकर भावुक हो रो रो पड़ते थे। बाद में माँ ने पूछा वह गुड्डू वाली फोटो है क्या तुम्हारे पास? यहाँ मिल नहीं रही। मैं चुप रही फिर बोली, नहीं है वह फोटो मेरे पास। माँ अब भी ढूंढती है, अब भी घर का एक एक कोना, एक एक संदूक, एक एक एल्बम, पर वह फोटो नहीं मिलती उसे। वाह, ये तो बहुत ही मार्मिक कविता आपने सुनाई, बहुत ही मार्मिक कविता है। बहुत मार्मिक है। आज ही न्यूज में भी हमने पढ़ा था इसको। न्यूज में चादर खींचते हुए बच्चा, 2.5 साल का बच्चा था। बहुत मार्मिक कविता आपने लिखी है। हाँ, आवाज दूसरी कविता। पेड़ जो कविता है वो यही, अब मैं पेड़ हूँ हरा हूँ। अब मैं पेड़ हूँ हरा हूँ, जिसे चाहूँ दूँ फल, फूल हूँ जिसे दूँ खुशबू। अन्न हूँ जिसे चाहूँ दूँ तृप्ति, रोना त्याग कर, पानी अपनी आंखों में बांध कर। यह वह पानी नहीं जिसकी परिभाषा तुम्हारे पास है फुलबुर्नी नदी। यह नदी है गंगा जो रोई मेरे साथ, यमुना भी। यह वह पानी है जिसे मैं जीती हूँ अपने अस्तित्व में। अब मैं पेड़ हूँ हरा हूँ, जिसे चाहूँ दो फूल, जिसे चाहूँ दो फल, जिसे चाहूँ दो अन्न, जिसे चाहूँ दो क्या। वाह, बहुत अच्छी कविता। मैं हरा हूँ भरा हूँ और गंगा रोती है। एक छोटी सी कविता आप और सुना दीजिए, तो एक छोटी सी कविता हम पंखुरी जी से भी सुन लेंगे। विश्वास शीर्षक है कविता का। मैंने अपने सिर पर जो विश्वास की दीवार खड़ी की, वहां यही लिखा था बार बार, दुख बहुत छोटा है, बहुत छोटा, खुशी बहुत बड़ी। छोटा और बड़ी के फर्क को जीना ही सागर बन जाना है एक दिन, बूंद बूंद जुड़कर विश्वास। वाह, क्या बात है। बहुत। अब हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। पंखुरी जी एक छोटी सी कविता सुनाइए, फिर हम लोग जी बंद करें। अभी जिस चित्र की आभा जी चर्चा कर रही थी, वो सुबह सवेरे माँ ने मेरी अखबार में देखा और उसको देख के मेरा भी एकदम कलेजा कांप गया। मुझे पता नहीं है कि उस बच्चे को ले ही गए होंगे प्रशासन वाले और उसके मतलब संबंधी भी होंगे ही, उसकी देख रेख की व्यवस्था होगी, लेकिन पता नहीं कैसी होगी। जो भी हो, लेकिन मतलब दारुण, ये मुजफ्फरपुर स्टेशन पे हुआ है। तो ये जो कविता मैं पढ़ रही हूँ, ये भी कोरोना से संबंधित नहीं है, लोगों की भटकन से भी नहीं, ये भी संग्रह से ही है, लेकिन ये इस जगह पर है और इस जगह की संवेदना शून्यता पर एक प्रकार से उसके
विकास के असफल होने पर, लिच्छवियों का भग्नावशेष। क्या है यहाँ के इतिहास में जिसे यूं पत्थरों में मढ़वाया जाए? क्या धातुओं की खाने हैं यहाँ या सिद्धांतों के नगीने जिन्हें आभूषणों में गढ़ा जाए? क्या है इस विराट हरितिमा में जो सक्षम है रोकने में रेगिस्तान के बढ़ते कदम? क्या है इस विराट हरितिमा में जो सक्षम है रोकने में रेगिस्तान के बढ़ते कदम? क्यों पहचान कर इसे घड़ी भर को हम यहाँ रुक जाएं, मानो उच्छ्वास लेने को आकुल हो सारी सृष्टि, मानो उच्छ्वास लेने को आकुल हो सारी सृष्टि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद। ये कविता हाँ जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लोग को भी अच्छा लगा जी। तो मैं 4 पंक्तियां और सुना दूं? चलिए चार सुना दीजिए जी। मोमबत्ती की लौसी, मोमबत्ती की लौसी, मोमबत्ती की लौसी कांपती आवाज में जो बयान दे गई वह उसने जायजा तो कुछ लिया। मोमबत्ती की लौसी कांपती आवाज में जो बयान दे गई वह उसने जायजा तो कुछ लिया। कुछ बाकी भी रहा लेकिन अनियत पगार और मौसम की दुश्मनी की तरह अनिश्चित और कठिन हो गई मुस्कुराहट इसकी। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह वाह, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इतनी अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं महिला रचनाकारों द्वारा। ये एक बड़ी बात है। कल बात हो रही थी मेरी मंगलेश जी से, और मंगलेश जी भी कह रहे थे कि महिलाएं आजकल अच्छी कविताएं लिख रही हैं। तो मैं इसी के साथ कार्यक्रम का समापन कर रहा हूँ। जी नमस्कार। आप लोगों ने बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। सबको नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, मेरे सारे दर्शकों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। और आप कुछ करिए, बताइए। हाँ, मैं आप तीनों का आभार कर रही थी आने के लिए और आपका निमंत्रित करने के लिए। अरविंद जी को बहुत बहुत आभार, और संग साथ के लिए विमल जी और अंकुरी का आभार। बहुत धन्यवाद। आभारी आपको। मैं तो ऐसी पहली बार मिल रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। अरविंद जी को यहाँ पर स्थान देने के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए धन्यवाद, आभार। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।